नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पुष्पेश की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लड का सेकंड कंपोनेंट फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको कहते हैं सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। जो सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड है यह डिवाइड होता है, मैंने आपको प्रीवियस बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में। तो आज मेनली हम जो पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट कैसे बनते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस होता है द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट। तो जो ब्लड सेल है वो प्रोड्यूस होती है बाय हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है। तो साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस होता है वह साइट इज चेंज एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज। अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में अलग अलग साइट होती हैं। देखिए, अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में जो साइट होती है वो यॉर्क सैक होती है। फीटस स्टेज में लीवर होती है, देन थोड़ा सा कम स्प्लेन, स्प्लेन से थोड़ा सा कम लिम्फ नोड। और फ्रॉम 8 मंथ टू बर्थ, बर्थ से अडल्ट, अडल्ट से डेथ, जो हिमेटोपोइसिस की साइट होती है डेवलपमेंट की वो होती है बोन मेरो। और एक और चीज़ देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ेगी जो सेलुलरिटी होती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की वो डिक्रीज होती है। ठीक है, एज के बढ़ने में सेलुलरिटी डिक्रीज होती है। तो आप देखिए हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है मल्टीपोटेंट। अब मैं थोड़ा सा आपको डेवलपमेंटल की तरफ ले जाना चाहूँगा। जब जायकॉट का फॉर्मेशन होता है उस समय 2 सेल, 4 सेल, 8 एंड 16 सेल, जो 2 to 4 सेल होती हैं वो टोटीपोटेंट होती हैं, जो किसी भी सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं। पर जो 8 to 16 सेल होती हैं वो प्लूरोपोटेंट होती हैं। जो प्लूरोपोटेंट होती हैं वो जब फॉर्मेशन करते हैं ब्लास्टोमेयर का, तो जो आउटर में जो 8 सेल होती हैं उसको कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, जो फॉर्मेशन करती है प्लेसेंटा का। और जो अंदर की 8 सेल होती हैं उसको कहते हैं इनर सेल मास, वो फॉर्मेशन करती है जर्म लेयर का। एक्टोडम, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। जो इंडोडर्म होती है डिवाइड होती है एंड फॉर्मेशन करती है जिसका हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है वो क्या होती है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट मतलब फॉर्म मल्टीपल सेल टाइप, बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिवाइड होती हैं बाय माइटोसिस। 2 सेल में जो एक सेल होती है वो डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट होती है, और जो दूसरी सेल होती है सेल्फ रिन्यूअल में चली जाती है। सेल्फ रिन्यूअल में जाती हैं तो जो स्टेम सेल मेंटेन करते हैं इसके नंबर को। तो देखिए यहाँ जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, जो दो सेल हैं डिवाइड हुई, तो जो एक सेल है जिसके पास BIM1 ट्रांसक्रिप्ट फैक्टर है वह ही सेल सेल्फ रिन्यूअल में जाएगी, और जिसके पास GATA2 ट्रांसक्रिप्ट फैक्टर है वह सेल फर्दर डिवाइड होंगी डिफ्रेंशिएशन के। तो जो सेल हैं जो डिफ्रेंशिएट होती हैं उससे बनता है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटल सेल एंड कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटल सेल। स्टेम सेल एंड प्रोजेनेटल सेल में डिफरेंस ये होता है, जो स्टेम सेल होती है वो सेल्फ रिन्यूअल करती हैं, पर जो प्रोजेनेटल सेल होती हैं डिवाइड होंगी तो फिर वो डिफ्रेंशिएट ही होंगी, वो कभी सेल्फ रिन्यू नहीं होंगी। तो जो लिम्फोइड प्रोजेनेटल सेल है डिवाइड होता है लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोइड डेंड्रिकल सेल में। लिम्फोब्लास्ट होता है डिवाइड होता है लिम्फोसाइट एंड NK सेल में। जो लिम्फोसाइट है फर्दर डिवाइड होता है B सेल एंड T सेल में, जिसको हम कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। तो जो लिम्फोइडल प्रोजेनेटल सेल होती है इसको हम इलेक्ट्रोइड प्रोजेनेटल सेल भी कहते हैं। ये डिवाइड होते हैं 4 टाइप्स में, मेगाकैरियोसाइट्स, मास्ट सेल एंड प्रो इलेक्ट्रोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट। ओके, जो मेगाकैरियोसाइट होती है वह डिवाइड होती है थ्रोम्बोपोइटिन में। थ्रोम्बोपोइटिन से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है। मास्ट सेल जो होती है मास्ट सेल में रहती हैं। जो प्रो इलेक्ट्रोब्लास्ट होती हैं वो फॉर्मेशन करती हैं आरबीसीज का, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोइसिस। और माइलोब्लास्ट जो सेल होती हैं यह डिवाइड होती हैं प्रोग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसिस्ट में। जो प्रोग्रेनुलोसाइट होती है फॉर्मेशन करती है बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, जिसको कहते हैं हम ग्रेनुलोसाइट्स। और
जो मोनोसिस्ट है वो डिवाइड होता है फेगो माइक्रोफेज एंड माइलॉइड डेंट्रिकल सेल में। ये भी एक ग्रेनुलोसाइट का एग्जाम्पल है। ये दोनों WBCs के एग्जाम्पल हैं और कॉमनली इनको हम WBCs कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको RBCs का फॉर्मेशन कैसे होता है स्टेम सेल से वो बताऊंगा। देखिए RBCs को जो शेप है वो सर्कुलर एंड बाइकनकेव होता है। जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है उससे सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म प्रो इलेक्ट्रोब्लास्ट, जिसको हम प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं। ये यहाँ से जो HB हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो सिंथेसिस स्टार्ट होती है, पर अपीयरेंस दिखता नहीं है हीमोग्लोबिन इसमें। पर जो उसके बाद प्रो इलेक्ट्रोब्लास्ट डिवाइड होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, और जो तो इसमें नॉर्मोब्लास्ट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में से जो मैचुरेशन हो जाता है RBCs का स्टार्ट हो जाता है। तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट डिवाइड होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट होता है, यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है इसका अपीयरेंस शो होता है। देन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट डिवाइड होता है आपका लेट नॉर्मोब्लास्ट, जिसको हम यहाँ पे इस कंडीशन में रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस होता है, इससे न्यूक्लियस का रिमूव हो जाता है सेल से। देन रेटिकुलोसाइट्स में कन्वर्ट होता है, देन RBCs। मान लीजिए ये ड्यूरिंग RBCs प्रोडक्शन, RBCs के प्रोडक्शन को हम इलेक्ट्रोपोइसिस कहते हैं। इसमें अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो RBC का मैचुरेशन अच्छी से नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, जो नॉर्मोब्लास्ट होता है कैन सीन इन सर्कुलेशन, नॉर्मोब्लास्ट ही सर्कुलेशन में शो करता है। नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, लार्ज साइज का होता है और न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये अच्छा मैचुरेशन नहीं कर पाएगा RBCs का, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो RBCs का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मैग्लोब्लास्ट। तो इस डिफिशियंसी को कहते हैं मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। तो और कुछ और कंपोनेंट भी हैं जो मैचुरेशन में हेल्प करते हैं, जैसे विटामिन B6 ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो एनीमिया कॉज होता है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए तो प्रीनेशियस एनीमिया कॉज होता है। प्रीनेशियस एनीमिया ये होता है जो हमारे पेट में पेरेंटल सेल होती हैं, वह सिक्रीट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को। इंट्रिंसिक जो फैक्टर होते हैं वो हेल्प करते हैं विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में, जो एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए कुछ कंडीशनों के कारण पेरेंटल सेल डैमेज होती है तो विटामिन B12 का ऑब्जर्प्शन नहीं होगा, तो RBC मैच्योर नहीं होगी, जिससे RBC खून की कमी हो जाएगी। इसी कंडीशन को कहते हैं प्रीनेशियस एनीमिया। जो B12 होता है कुछ कुछ सेलों के लिए कोफैक्टर का भी काम करता है। तो इससे कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हीमेटोपोइटिस से, जैसे ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं, जो RBCs का मैचुरेशन कौन सी स्टेज में स्टार्ट होता है, नॉर्मोब्लास्ट, और हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कौन से स्टेज में होता है और अपीयरेंस कौन से स्टेज में होता है। ठीक, और फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, और विटामिन B6 की कमी और विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है। ये क्वेश्चन हैं कुछ जो आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, मान लीजिए अगर जो कोई पर्सन है उसको हाइपोक्सिया है, तो हाइपोक्सिया में क्या होगा, हाइपोक्सिया कंडीशन में क्या होगा, RBCs बढ़ेंगी या घटेंगी। तो हाइपोक्सिया कंडीशन में होता है RBCs का प्रोडक्शन हाई होता है,
हाइपोक्सिया वो कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो इसमें क्या होता है, जो किडनी होती है सिंथेसाइज करती है हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर। तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर को इंड्यूस करती है, तो HIF-1 अल्फा प्लस HIF-1 बीटा जो डाइमर हाइड्रोमर बनाते हैं वो इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोपोइटिन को। इलेक्ट्रोपोइटिन जो होता है HSC को ऑर्डर देता है और HSC द फॉर्मेशन ऑफ RBCs को बढ़ा देती है। तो ये क्वेश्चन देख याद रखेंगे, जब हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी होती है तो RBCs का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।